उसमें भी कई ऐसे शब्द जो टिपिकल हिंदी के होते हैं, लेकिन काम होता है सर कि एक वर्ग विशेष से निकले हुए लोग जब इस उम्र में आते हैं जिनकी उम्र होता है लगभग 20 साल, और 20 साल का उम्र का जो बच्चा होता है बड़ा कठिन होता है, माँ बाप भी नहीं संभाल पाते हैं। की उम्र के बच्चे को संभालना किसी के बस का नहीं होता, सिर्फ शिक्षक संभालते हैं। हमारे मध्य सभागार उन्हें सही रास्ता दिखाना, और हमें विश्वास है कि हमने जितने भी बच्चों को पढ़ाया होगा उसमें से और शायद इसीलिए शिक्षक का महत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी एआई का जमाना आया, बड़ा प्रश्न हुआ कि एआई क्लास पढ़ा देगा तो सब कुछ हो जाएगा, सब पढ़ लेगा, नेट पे हर चीज मिल जाती है, गूगल गुरु बहुत कुछ दे देता है, लेकिन फिर भी शिक्षक की जाती। तो हमारे जो ये यतेंद्र जी ने जो किताबें लिखी हैं, इस किताबों में वास्तव में कई मैंने पूरी किताबें पढ़ी दोनों, कई ऐसे नायाब चीजें लिखी हैं। जैसे शेख सलीम जी ने जो दरगाह की दीवारों पर की गई नक्काशी और जाली कार्य है, इस कार्य को इन्होंने बड़ी निपुणता से किया। ऐसा ही नहीं, हाजी अली दरगाह की बारे में इन्होंने दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता है, तो लोग कहते हैं कि वो समुद्र की लहरें आती हैं, जब चली जाती हैं तब लोग चले जाते हैं। उन्होंने यतेंद्र जी ने उसको तल के बारे में बताया है और अपनी पुस्तक में उन चीजों को गहनता से लिखा है जो वास्तव में लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और न सिर्फ ये पढ़ने में एमए और बीए के लिए काम आएगी, बल्कि ये भाषा में हो, यानी हिंदी भाषा भी कई भाषाओं का मिश्रण है। सबको दे दीजिए, ये नीचे रखो, इधर रखो, इधर पीछे आ जाओ भाई, और पीछे हाँ भैया पीछे आइए, उसी को कर दो, उसी को तरफ कर दो। तो ही मैंने को संचालक महोदय, मध्यकालीन भारत की 2 पुस्तकों के विमोचन के संदर्भ में भाई नेत्रपाल सिंह जी, मनोज चंद्रा जी, भाई उपेंद्र जी, नितिन भाई, संचालक महोदय का नाम याद नहीं है मुझे, ब्रज किशोर जी और डॉक्टर निशा जी, डॉक्टर मीना जी, हमारे प्रिय मित्र और भाई डॉक्टर महावीर सिंह जी, और इस कार्यक्रम के नायक श्री यतेंद्र जी, सभी बुजुर्गों और छात्रों, इन दोनों पुस्तकों के लिए संपादक महोदय को और जो लेखक हैं यतेंद्र जी, इनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। पुस्तक लेखन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं भी छात्र रहा हूँ, कुछ हद तक शिक्षक भी कह सकता हूँ, रहा हूँ 4-5 साल, रिसर्च किया, पीएचडी किया, डीलिट किया, बहुत सारे विषयों में दखल भी है, कोई एक्सपर्ट तो नहीं हो पाया, पीएचडी डीलिट करने के बाद ही छात्र रहा, अभी भी पढ़ता हूँ। पुस्तक लेखन बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाथ से लिखना आसान काम है, लेकिन जब छप कर के आता है, उसका कॉमा, सेमी कॉलन, हलन, चंद्रबिंदी, सब चीज़ ठीक करने से लेकर के सारा प्रूफ रीडिंग और एक के बाद एक हमारी किताब छप रही है, लगभग 6 महीना हो गया, उस पर इतनी गलतियां कर देता है टाइप करने वाला कि बार बार मुझे ठीक करना पड़ता है, या तो मैं खुद ही टाइप करता रहूँ, वो हो नहीं पाता था समय की कमी की वजह से। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और इतिहास के लेखन की जिम्मेदारी तो आसान नहीं होती। मैं साहित्य के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, कहानी लिखना, आप कागज़ ले लीजिए, पेन ले लीजिए, लिख देंगे, पर इतिहास पर कलम चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
चमत्कारों के ऊपर लिखना, कहानी बनाना, दूसरों के बारे में उनका परीक्षण कर देना, किसी को बदनाम करना बहुत आसान काम है। दावा कर देना कि साहब इनका घर मेरा है, इनका मंदिर मेरा है, इनका मस्जिद मेरा है, ये भी बहुत आसान काम है। लेकिन जब इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट जो चाकू से खुदाई करता है मीलों की, किस किस तरह से खोजे गए होंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला, ये जानकारी करना बहुत मुश्किल है। आपने अपनी किताब में दरगाहों के ऊपर लिख करके सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने का प्रयास किया है। दरगाहों का और सूफियों का और जो उनका प्रभाव समाज पर पड़ा, निश्चित रूप से जो बुद्ध का करुणा का संदेश था, प्रेम का संदेश था बुद्ध का, वो प्राचीन काल से होते होते मध्यकाल में दरगाहों में संतों ने और जो कवि हुए, कबीरदास जी, कबीर जी, तुकाराम जी, बाद में गुरु नानक भी हुए, सब लोगों ने कहीं ना कहीं आचरण को शुद्ध करने का और पंचशील के मूल्यों को अपने शब्दों में ढाल करके लोगों को बताया। दरगाह आध्यात्म का केंद्र होती थी। आध्यात्म का मतलब मुख्य रूप से तो यही था कि लोग शांत रहें और एक समझ पैदा करें आपस में कि लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। आपस में बहुत सी चीज़ें हैं जो मिलजुल करके रहने में आपको अच्छा लगेगा। प्रेम बढ़ाइए, आराम से एक दूसरे की बात सुनिए। वहाँ से बहुत से कलाएं निकली, गीत संगीत निकले। अमीर खुसरो जैसे लोग, जिनके ऊपर आज भी उनकी लाइनों से चोरी कर कर के गीत लिखे जाते हैं। आश्चर्य होता है कि नए फिल्म वाले, मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि उनको जिंदा किए हुए हैं, क्योंकि कोई विचार होता है या इतिहास होता है, अगर उसको पानी ना दिया जाए, उसके लिए समझ पैदा नहीं की जाए, तो वो मर जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर लिखा हुआ था, जहाँ बाबा साहब वहाँ पढ़ रहे थे, कि विचार कभी मरते नहीं। बाबा साहब ने उसके नीचे लिख दिया कि नहीं, विचार मर सकते हैं अगर उनको सींचा ना जाए तो। विचारों को, भावनाओं को, निर्माण कार्य को सींचने का काम इतिहासकार करता है, खेत को सींचने का काम किसान करता है। और इतिहासकार को मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा? पूरी दुनिया के अंदर जो ज्ञान का पहला माध्यम था वो भ्रमण करने का था। अगर देश में आता है तो वो कहता है कि यहाँ के लोग ये समझते हैं कि इनके जैसे राजा कहीं नहीं है, इनके जैसे वैज्ञानिक कहीं नहीं है, इनके जैसे दार्शनिक कहीं नहीं है, इनके जैसे विचारक कहीं नहीं है। अगर ये लोग बाहर जाने लगे तो दिमाग इनके पास है, तो वाकई ये बहुत बुद्धिमान है और काफ़ी लाभ हो सकता है, समाज को भी लाभ हो सकता है। ये उन लोगों का विचार था। अच्छे विचार दिए जिन लोगों ने मध्यकाल में, चाहे वो अशोक का धम्म प्राचीन काल का हो, चाहे अकबर का दीन दिलाही हो, मध्यकाल के अंदर देश को इकट्ठा किया गया, उसको एक किया गया। जो मौर्यों के समय एक था, उसके बाद फिर छोटे छोटे साम्राज्य हो गए और उसके बाद मुगल साम्राज्य में इकट्ठा किया गया। उसको, उस इतिहास को संजोकर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपने इतिहास को नहीं सींचा, जो काम आज यतेन जी कर रहे हैं और महावीर सिंह कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सम्राट अशोक के अभिलेखों को तोड़ तोड़ करके, उसके स्तूपों को नेस्तनाबूद करके इस देश का इतिहास खत्म किया गया। और यहाँ तक कि जब लोगों ने पूछा कि इस अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है, तो फिरोज तुगलक को और अकबर को ये बता दिया गया कि इसमें ये लिखा हुआ है अभिलेख में कि जो इसको अपने महल में लगा लेगा वो विश्व का राजा हो जाएगा। कितना आसान है झूठ बोलना और कितना मुश्किल है इतिहास को खोजना। मैं बताता हूँ आपको। अलेक्जेंडर कनिंघम इस देश के अंदर आया और उसने जब देखा अपनी नौकरी के अलावा उसकी श्रीमान महावीर सिंह साहब ने प्रकाशन
श्रीमान अशोक साहब मोमेंटम भेंट करें। धन्यवाद। हमारे चीफ गेस्ट अशोक साहब, मनोज कुमार चंद्रा साहब, डॉक्टर बीपी अशोक साहब से मोमेंटम प्राप्त करते हैं। श्री नेत्रपाल सिंह जज साहब, अगले नाम कौन, नाम दो ना, वो बोले कहने देना। लाओ। हमारे मुख्य अतिथि को डॉक्टर बीपी अशोक साहब को मोमेंटम देते हुए। मैंने इतिहास में पीएचडी डिलीट किया और पूर्व में आईपीएस अधिकारी था मैं। इस समय समाज में काम कर रहा हूँ। जी, आज किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है? आज ये विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है श्री डॉक्टर महावीर सिंह जी के द्वारा और यतेंद्र जी के द्वारा, और इन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन कराया है। इसमें एक पुस्तक मध्यकालीन भारत के ऊपर लिखी गई है, दूसरी दरगाहों के इतिहास के ऊपर लिखी गई है। दोनों पुस्तकें ही बहुत महत्वपूर्ण हैं इतिहास की दृष्टि से। जो इतिहास की पुस्तकें होती हैं वो लोगों को दिशा दिखाती हैं और प्रेरित करती हैं कि पूर्व में आपके पूर्वज और आपके जो देशवासी थे वो उनकी सोच क्या थी, उस सोच से आप आगे चलें। निश्चित रूप से आज के समय में उनकी महत्ता और उनकी जो प्रासंगिकता है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत से लोग भटके हुए लोग बाग जो किसी ना किसी अपने स्वार्थ की वजह से, राजनीति की वजह से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहते हैं। उनके सामने सही इतिहास लाया जाए, ये जिम्मेदारी इतिहासकारों की है, साहित्यकारों की है, लेखकों की है, ताकि लोग अपने बिल्डिंग्स के बारे में, जो हमारी हेरिटेज है उसके बारे में, और जो आंदोलन पूर्व में चले उनके बारे में, धर्म के बारे में सही स्थिति ला करके सामने दे सकें, ताकि जनता प्रेरित होकर के जिस तरह से हमारे देश में पहले भी जो सांप्रदायिक सौहार्द था और जिस तरह से लोग एकता में और सांस्कृतिक एकता थी बनी हुई, वही सांस्कृतिक एकता इस देश के अंदर दोबारा भी बनी रही। अशोक जी, जिस तरीके से दरगाहों को खोदने का जो सिलसिला चला हुआ है, उस प्रदर्शनी में ये पुस्तक किस तरीके का मील का पता था? देखिए, दरगाहों की जो भूमिका रही है हमारे देश के अंदर, वो सांप्रदायिक सौहार्द वाली रही। वहाँ से बहुत सी कलाओं का जन्म हुआ और बहुत से सूफी लोगों का जन्म हुआ, जिन्होंने भक्तों पर भी प्रभाव डाला अपना और प्रेम का संदेश दिया। उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि लोगों में आपस में भेदभाव ना हो, उनके अंदर करुणा पैदा हो, सभी जीवों के प्रति दया आए, लोग अपना जीवन यापन ठीक से करें और किसी दूसरे को परेशान ना करें, करुणा के साथ रहें। तो निश्चित रूप से जो उनका उद्देश्य था बहुत ही स्वागत योग्य था। और दरगाहों के ऊपर कोई भी इस तरह का आक्षेप लगाना, चाहे वो उन्हें अतिक्रमण माना जाए या कुछ भी, निश्चित रूप से ये इतिहास के साथ एक बेईमानी है। दरगाहों का जो उद्देश्य था वो दूसरा था और वो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। अगर आप किसी भी ज़मीन को खोजने लगे, कहीं भी खुदाई करने लगे, अपने घर की खुदाई करने लगे, तो उसके नीचे 10 फीट पर कुछ निकलेगा, 20 फीट पर कुछ निकलेगा, 30 फीट पर कुछ निकलेगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीव की, जानवर की, मनुष्य की उसकी हड्डियाँ भी मिल जाएंगी। तो विवाद खड़ा करना हो किसी को भी तो विवाद खड़ा किया जा सकता है, लेकिन इतिहास में जो चीज़ें कायम हैं वो चीज़ें बहुत दिनों से कायम है, तो उनका सही रूप अगर इतिहासकार दिखाते हैं, गलत रूप नहीं दिखाते, उसकी जिम्मेदारी ASI की भी है। बहुत से सरकारी फोरम बने हुए, एजेंसीज बनी हुई हैं, विदेशों में पढ़ कर के लोग आते हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बैठते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपने पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ा, अगर उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया, तो जो आम साधारण जनता है, जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं होती, जिनके मन में एक न्यायिक चरित्र नहीं होता, तो वो लोग ऐसी बातें रखेंगे आम आदमी के सामने, जिससे सांप्रदायिकता बढ़े, जातिवाद बढ़े, लोगों के अंदर रंजिशें बढ़ें, और उसका हो सकता है उनको कुछ लाभ मिले थोड़े बहुत समय के लिए, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए लाभ नहीं मिलता। उसमें देश की एकता, अखंडता पर फर्क पड़ता है। और पूर्व में ऐसा हुआ भी है कि लोगों ने गलत चीज़ों पर और कई थ्योरी लगा करके
पूरी दुनिया के अंदर धर्म के ऊपर राष्ट्र बनाने की थ्योरी फेल हुई। तो सांप्रदायिकता एक अपने आप में ऑब्सोल्यूट चीज़ है, जिसका किसी भी तरह से स्वागत नहीं। जी अपना परिचय देते हो आज किस तरीके से? मेरा नाम महावीर सिंह है। मैं आगरा कॉलेज आगरा में इतिहास विभाग में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत। जी जिस तरीके से आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं, संपादित की हैं, भारत के सरकार और भारत का प्रतिकात्मक है, ये आपके जहन में कहाँ से है कि इस तरीके की जब देशबंद दरगाह को खोदने का विषय चल रहा है उस समय पर इस तरीके की पुस्तक लिखने की? देखिए दोनों चीज़ों में क्या है फ़र्क है। जिसे हम कब्रिस्तान बोलते हैं, कब्रगाह, ठीक है, या मकबरा, तो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जब कोई इमारत बनी होती है उसे तो हम क्या कहते हैं, मकबरा या कब्रिस्तान। जो जनसामान्य विशिष्ट लोगों के लिए क्या है, मकबरा। जैसे आपका ताजमहल, मुमताज़ का मकबरा, सिकंदरा का मकबरा। लेकिन दरगाह जो है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। दरगाह क्या है कि जो हमारी सूफी संत, जो कि इस्लाम में हनफी विचारधारा जिसे कहा जाता है, जो एक उदारवादी, सुलह कुलवादी, सहिष्णुतावादी, जो कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब को आगे ले गए उस इतिहास परंपरा में। भले ही आप लोग बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि मध्यकालीन भारत क्या था, एक अंधयुग था। इसे मानने में हमें गुरेज नहीं है, क्योंकि इतिहास में क्या होता है, इतिहास का एक पक्ष अभिधात्मक भी है, एक नकारात्मक, जैसे हम निषेधात्मक पक्ष है। मेरा जो मानना है एक शिक्षक के रूप में और एक इतिहास के छात्र के रूप में, इतिहास के रूप में ही नहीं बल्कि मैं अपने को आज भी शिक्षक की बजाय मैं क्या छात्र मानता हूँ, और मेरा दायित्व बनता है एक छात्र होने के नाते, इतिहास के नाते, कि हम पूर्वग्रहों से मुक्त होकर किसी भी बात, जैसे हम थीज्म कहते हैं, उससे मुक्त होकर के साक्ष्यों के आधार पर जो तर्क संगत बात है उसका हम संप्रेषण करें समाज में, और समाज में जो सोच है लोगों की इतिहास के प्रति। सबसे बड़ी मानवीय विडंबना क्या है कि हर मनुष्य जो है इतिहास की व्याख्या क्या है बिना सोचे समझे अपनी सुविधा अनुसार करने का प्रयास करने लगता है, इसलिए विवाद उत्पन्न है। जबकि आप सब जानते हैं कि चाहे मध्यकालीन भारत की इतिहास हो, चाहे प्राचीन भारतीय इतिहास हो, ये सब राज्य स्तर में भी लिखे गए बहुत सारे इतिहासकार, कुछ स्वतंत्र रूप से भी लिखे गए। तो स्वाभाविक है कि कोई भी इतिहास इंस्ट्रक्ट बाई द स्टेट लिखा जाए, चाहे आज के युग में लिखा जाए, चाहे पहले लिखा गया हुआ, वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष और पारदर्शी इतिहास हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि आपकी पुस्तक से विद्यार्थियों को जो इतिहास, बिल्कुल मेरी अप्रोच जो है किसी मत या संप्रदाय में क्या है, परस्पर सामंजस्य रहे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। धर्म एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या है कि हम सब क्या है, इस देश के नागरिक हैं। हमारी जो संस्कृति है या जो हमारी सभ्यता है वो हमेशा समन्वयवादी रही है, सहिष्णुतावादी है, रिलीजियस टॉलरेंस की रही है, युग कोई भी रहा। जनता के संपर्क में ये किताब किस तरह से पहुंचेगी, उनको कैसे? जनता के संपर्क में फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, विभिन्न डिस्ट्रीब्यूट। जी क्या नाम है, किस तरह से पोस्टर विमोचन किया है और किताब का विमोचन किया है? और मैंने जो बुक्स लिखी हैं, एक भारत की प्रमुख दरगाहों के विषय में, और सेकेंड बुक है जो मध्यकालीन भारत पर लिखी है। ये कम्पिटिटिव अप्रोच को रखती है, कम्पिटिटिव अप्रोच को। और हमने जो दरगाहों का कॉन्सेप्ट डाला है वो अक्सर में धार्मिक समन्वयीकरण की नीति पे फोकस डाला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पढ़ेंगे और फिर आप कहना। सहायक अभियंता यूपी इरिगेशन, ये जितेंद्र सिंह हमारे छोटे भाई। हेलो, जितेंद्र सिंह हमारे छोटे भाई हैं, और इन्होंने इतिहास के लेखन के लिए एक नया कदम उठाया है। यह किताब धर्म, जाति और संप्रदाय से अलग हटके
देश के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एक सार्थक सिद्ध होगी। जैसे हमारी विकासकारी सरकार है और विवाद रहित समाज में जिस तरह से धारणाएं आ रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे सेंटर की सरकार, उसके लिए ये विचारक एक कड़ी बनेगी ये किताब। कारण ये कि किसी भी विचार पर विवाद होना अलग बात है, लेकिन ये सार्थकता की तरफ, सूफी प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा की तरफ ले जाते हैं और हमारी सरकारों की मान्यताएं समाज संगठित रहे और समाज में कहीं कलुषता न हो, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और सब तक अंतिम जो पायदान है वहाँ तक जाकर इसका वो दिखाई दे छवि किताब का। बच्चे पढ़ेंगे, कंपटीशन के युग में एक एक तथ्य जो इनकी प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे उसके लिए लाभकारी सिद्ध हो। मील का पत्थर यह किताब बन के उभरे।